हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 9 में क्या होगा बच्चों, कैसे करेंगे, कैसे डील करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर तक हमने एल्केन का प्रिपरेशन मेथड अच्छे से समझ लिया था। आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस जो मैंने डीपीपी दिया होगा आप लोगों ने कर लिया होगा, आई होप सो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 9 हमारा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो किसके ऊपर डिपेंड है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। तो यहां पर एल्केन में खास बात क्या है बच्चों, सारे के सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे खास बात क्या है बच्चों? ठीक है, तो इन एल्केन ऑल कार्बन बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ऑल कार्बन बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। अब बात समझना, सारे के सारे कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड होगा। और जब सिग्मा बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपके स्ट्रॉन्गर इन नेचर होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर। सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर। सिग्मा बॉन्ड आपके स्ट्रॉन्गर इन नेचर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपके नेचर में क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आपके सिग्मा बॉन्ड नेचर में स्ट्रॉन्ग होंगे तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहली बात तो ये, ठीक है, एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर मतलब एल्केन्स आपके क्या होते हैं बच्चों? नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। पहली बात तो इस पर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता जो टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या होता है बच्चों? नॉन पोलर इन नेचर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर इन नेचर। अगर मैं सोचूं कि इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के, अगर मैं थोड़ा सा भी सोचूं, समझना बात को ध्यान से, इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के इस पर प्लस लाऊं, इस पर माइनस लाऊं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपका टूटेगा ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड आपका कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड आपका कैसा होता है बच्चों? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ये किसी और कंपाउंड्स के प्रेजेंस में टूट सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल होगा। तो ये नॉन पोलर इन नेचर होंगे। इसके ऊपर कोई भी बॉन्ड तोड़ के भी प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा। जब इसके ऊपर बॉन्ड तोड़ के भी आपका प्लस माइनस चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब क्या? इट कैन नॉट रिएक्ट विद, इट कांट react with any electrophile, nucleophile, base and acids। ये इन सब के साथ आपका रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि सिग्मा बॉन्ड आपका किस तरीके से क्लीवेज होगा बच्चों। सिग्मा बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा बच्चों, यहां पर समझ लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा आपका कैसा होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, होमोलाइटिक क्लीवेज आपका हो सकता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए आपको क्या चाहिए? कंडीशंस, बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन चाहिए, मतलब हेल्पर टाइप की कंडीशन। HELPR मतलब एक होगा हीट जो कि आपके 500 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा। ठीक है, ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, एल का मतलब क्या होगा? लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। लाइट मतलब सनलाइट। पी का मतलब आपका पेरोक्साइड, पी का मतलब पेरोक्साइड। और आर का मतलब आपका किसी रेडिकल के प्रेजेंस में, किसी रेडिकल के प्रेजेंस में। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन इस पर किसी भी टाइप के ना तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ना ही किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ना ही किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ना ही किसी बेस का, ना ही किसी एसिड का अटैक होगा। तो इन सब का तो अटैक होगा ही नहीं। तो यहां पर जो आपका एल्केन्स जनरली शो, अब यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, एल्केन्स आर जनरली शो फ्री रेडिकल पाथवे। फ्री रेडिकल पाथवे, ये जनरली आपका कौन सा पाथवे शो करेगा बच्चों?
फ्री रेडिकल पाथवे, ये बात तो मैंने आप लोगों को बता दी। यहां पर एल्केन आपका कौन सा पाथवे को शो करेगा बच्चों? फ्री रेडिकल पाथवे को शो करेगा, यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। तो इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, जो हम एक एक करके ध्यान से समझेंगे। तो इतना तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी में हमको क्या मिला? सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं। अब जब सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा हो तो सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर इन नेचर, ठीक है। एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड आपका प्लस माइनस में नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा सर्टेन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत ही ज्यादा आपको हीट चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिए, लाइट चाहिए, पेरोक्साइड चाहिए, रेडिकल चाहिए, तभी ये आपका फ्री रेडिकल में टूट पाएगा। ये प्लस और माइनस में कभी नहीं टूटेगा। यहां पर कौन सा डिसोसिएशन आपका हुआ है बच्चों? होमोलाइटिक डिसोसिएशन। कौन सा हुआ है बच्चों यहां पर? होमोलाइटिक डिसोसिएशन। कौन सा हुआ है बच्चों यहां पर? होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ है। अब यहां पर आपका होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये तो था हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को एक अप्रोच लग गया होगा कि हमको फ्री रेडिकल पाथवे से ही चलना है। हमको कौन से पाथवे से चलना है बच्चों? फ्री रेडिकल पाथवे से। तो समझते हैं एक एक करके। तो फ्री रेडिकल पाथवे कैसे होगा बच्चों, समझते हैं। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर पहला रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हेलोजिनेशन हम कैसे करेंगे, समझते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हेलोजिनेशन हम कैसे करेंगे? वो हेलोजिनेशन वर्ड का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या होगा? एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब हेलोजन का एडिशन होना। मतलब किसका? हेलोजन का एडिशन होना। और आपका हेलोजन क्या होता है? X कैन बी FCl Br I। अब जनरली आपके हेलोजन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों? X2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये आपके H सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपने फ्री रेडिकल में टूटेंगे, ये अपने फ्री रेडिकल में टूटेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? दोनों तरफ, मतलब यहां पर लिख देता हूं बच्चों में, X एंड X देखो बराबर टूटा, ठीक है। अब जो ये X फ्री रेडिकल है, ये किसके ऊपर अटैक मारेगा? ये किसी एल्केन के ऊपर अटैक मारेगा। एल्केन को मैं क्या लिख सकता हूं? RH लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे नहीं, R पीछे लिखता हूं, RH लिख देता हूं। अब ये यहां अटैक मारेगा और यहां से आपका इस तरीके से डिसोसिएशन हुआ, तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल इसके साथ अटैच होगा, यहां पर भी फ्री रेडिकल बना होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? RX बन जाएगा। और यहां से क्या निकला हुआ? H डॉट। ये मैकेनिज्म याद रख लेना, मैं कुछ होगा। अब देखो H डॉट यहां बचा और एक X फ्री रेडिकल यहां बचा, तो H डॉट और X फ्री रेडिकल आपका क्या काम आएगा बच्चों? यहां पर HX बनाएगा। देखो ये तो था हमारा हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये मैकेनिज्म के थ्रू मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो दैट्स व्हाई आप लोगों को इस मैकेनिज्म को याद रखना है। क्या हुआ? सबसे पहले फिर से समझना, जो आपका XX है वो आपका होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ, होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ। यहां पर X डॉट आया, यहां पर X डॉट आया, कैसे? होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ। ये आपका होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ, यहां पर X डॉट और यहां पर भी आपका X डॉट आया। H के प्रेजेंस में ही होगा होमोलाइटिक डिसोसिएशन। हेल्पर हीट, यहां पर लाइट के प्रेजेंस में H का मतलब सनलाइट, X डॉट बना। अब X डॉट क्या करेगा? R पर अटैक मारेगा, लेकिन कब? जब इसका भी होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा, यहां पर भी R डॉट बनेगा, यहां पर भी H डॉट बनेगा। ये वाला R डॉट इस X डॉट के साथ रिएक्शन करके RX बना लेगा और यहां से कौन बाहर निकलेगा? H डॉट। अब जो H डॉट बचा है, ऊपर वाले में X डॉट बचा है, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे बच्चों? HX। तो ये तो था हमारा इसका मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म, जनरलाइज मैकेनिज्म हेलोजिनेशन का। इसमें मैं ग्राफ बनवाऊंगा करूं तो उसमें आपकी काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहां पर कि वो हेलोजिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। हेलोजिनेशन में क्या क्या होगा बच्चों, तो देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं हम लोग ध्यान से देख लेते हैं एक एक करके। काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। हेलोजिनेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर
आपका हेलोजिनेशन कैसे होगा, समझना बात को ध्यान से। सबसे पहले हेलोजिनेशन करने के लिए हमको यहां पर ये तो था हमारा मैकेनिज्म। अब एडिशन ऑफ हेलोजन में रिएक्टिविटी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, F2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर आपका Cl2 की होगी, फिर आपके Br2 की होगी, फिर आपके I2 की। मतलब आपका F2 की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। F2 की रिएक्टिविटी क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का रिएक्शन होता है। ये आपका कैसा होता है, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का रिएक्शन होगा, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का रिएक्शन होगा, ये बात जान लो। ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका इसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी, तो यहां पर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा लेस होगी। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा लेस होगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये दोनों आपके एक्सोथर्मिक होंगे, ये दोनों जो होंगे वो एक्सोथर्मिक फिनोमिना में आएंगे, और ये दोनों आपके एंडोथर्मिक में आएंगे। ये दोनों किस में आएंगे बच्चों, आपके एंडोथर्मिक में। अब आप तो समझ पा रहे होंगे कि यहां पर हाईली एक्सप्लोसिव होता है, ये दोनों आपके एक्सोथर्मिक फिनोमिना शो करते हैं, और ये वाले दोनों आपके एंडोथर्मिक फिनोमिना। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा कुछ देर में, तो कल के लेक्चर में मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसलिए आप लोग आज ही ध्यान रखो। F2 और Cl2 एक्सोथर्मिक होते हैं, और Br2 और I2 आपके क्या होते हैं, एंडोथर्मिक। अब ध्यान देना, ये टर्मिनल वाले जो दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों के लिए कुछ आपके स्पेशल कंडीशंस होते हैं। इन दोनों के लिए कुछ आपके क्या होते हैं बच्चों, स्पेशल कंडीशंस होते हैं। कौन से कंडीशंस होते हैं बच्चों, स्पेशल कंडीशंस। वो मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो रिएक्टिविटी, अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, मैं रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, एल्केन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। देखो, अब देखो एल्केन में से क्या करो, कोई भी H हटा दो, H हटाने के बाद यहां पर क्या बना होगा बच्चों, R डॉट। अब देखो जितना ज्यादा आपका यहां पर R डॉट स्टेबल होगा, मतलब फ्री रेडिकल जितना ज्यादा आपका स्टेबल होगा, समझना ध्यान से, फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी जितना ज्यादा आपका फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, उतना ही इसकी आपकी क्या बढ़ेगी बच्चों, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। उतना ही ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी रिएक्टिविटी एनहांस होगी। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब आपकी रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, एनहांस होगी। तो कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे समझेंगे, देखो यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, मैं जनरलाइज पहले लिखा था, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चंस में। रिएक्टिविटी अलग है, एक और टर्म आएगा बच्चों आपके सामने, सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी के टाइम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सेलेक्टिविटी के टाइम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, यहां पर CH3। अब देखो कि आपसे पूछा है यहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इस कार्बन पर जल्दी रिएक्शन होगा, या इस कार्बन पर होगा, या आपके इस कार्बन पर होगा। आपसे तीन चीजें पूछिए, कौन से कार्बन पर आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखो क्या करेंगे रिएक्टिविटी निकालने के लिए, सबसे पहले हम वहां से H को हटाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा था रिएक्शन में, सेकंड स्टेप में आपका क्या हो रहा था उसको समझो। X डॉट आपका RH, मतलब ये होमोलाइटिक डिसोसिएशन आपका हो रहा था, यहां अटैक मार रहा था, तो यहां पर R डॉट बनके, ये वाला R डॉट बनके इसके साथ रिएक्ट कर रहा था। मतलब जो H निकलेगा यहां पर क्या बनता था बच्चों, यहां पर आपका R डॉट बनता था, H निकालने के बाद आपका R डॉट बनता था। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहां से H निकालो, यहां से जब मैंने H निकाला तो यहां पर ये बनेगा, यहां से H निकाला तो यहां पर ये बनेगा, यहां से H निकाला तो यहां पर ये यहां पर आपका फ्री रेडिकल बनेगा। तीन टाइप के आपके डिफरेंट फ्री रेडिकल हो गए। अब बताओ फ्री रेडिकल किसकी तरह बिहेव करता है, फ्री रेडिकल आपके कार्बोकेटायन की तरह ही बिहेव करता है। फ्री रेडिकल इज ऑल्सो, फ्री रेडिकल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जीओसी में मैंने आप लोगों को बताया था फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फ्री रेडिकल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब फ्री रेडिकल जब आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, फ्री रेडिकल आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल विल बी स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई प्लस एच प्लस एम। तो फ्री रेडिकल आपके इन सब की वजह से आपका स्टेबल होगा, इन सब की वजह से आपका स्टेबल होगा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहां पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन से भी देख लेते हैं। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आपका क्या होता है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आपका क्या होता है बच्चों? यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा आपकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? जब ये अकेला फ्री रेडिकल था तब इसका अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? यहां पर तो काउंट नहीं करेंगे, ये sp2 है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp3 है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 1। अब यहां फ्री रेडिकल था तो यहां CH3, यहां CH2, यहां CH2, तो कितना था बच्चों इस पॉइंट पर अल्फा हाइड्रोजन? बच्चों देखो इस पॉइंट पर अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, कितने हो गए? 4 5 6 7, यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर अगर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है तो कैसे देखेंगे? ये दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को हटाएंगे, इसकी देखेंगे तो यहां पर आपका फ्री रेडिकल नहीं था तो यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 4। तो हर जगह मैंने H निकालने के बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर ली। जब H निकालने के बाद मैंने जब आपके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर ली तो अब बताओ कि अब मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा फ्री रेडिकल आपका स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल आपका ज्यादा स्टेबल है बच्चों? तो आई होप कि आप लोगों को पता पड़ गया होगा यहां पर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर आपके सेकंड की ज्यादा होगी, फिर आपके फर्स्ट की ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आप लोगों ने निकाल लिया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आप लोगों ने निकाल लिया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आप लोगों ने निकाल लिया। अब बात ये आई पॉइंट वाली बात, मुद्दे वाली बात ये आई बच्चों हमारे। अब बात को ध्यान से समझना, हमारे मुद्दे वाली बात क्या आई कि जो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो, जो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे उतना ही इजीली मैं H निकाल सकता हूं। थोड़ा समझना, जो फ्री रेडिकल आपका जितना ज्यादा स्टेबल होगा उससे उतना ही इजीली मैं H निकाल सकता हूं। नहीं आया समझ में? देखो ध्यान से समझना, जब H निकालने के बाद फ्री रेडिकल स्टेबल आया तो इसका मतलब ये वाला H में इजीली निकाल सकता हूं। अगर समझना यहां पर फ्री रेडिकल है, दो में कंपैरिजन कराता हूं, समझना ध्यान से। यहां पर फ्री रेडिकल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 7 है, यहां पर फ्री रेडिकल है, इसमें ना अल्फा हाइड्रोजन 1 है। तो बताओ कौन सा वाला फ्री रेडिकल बनना पसंद होगा बच्चों? ये वाला बनना पसंद होगा ऑब्वियसली। तो यहां से इजीली H निकलेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, यहां से इजीली H निकलेगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहां से जब आपका इजीली H निकलेगा तो क्या होगा बच्चों? यहां से जब इजीली H निकलेगा तो आप लोग ये भी बोल सकते हो बच्चों, यहां से ये भी बोल सकते हो कि वो इज ऑफ, यहां पर ऐसा भी बोल सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी कम होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी किसमें कम लगेगी बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन वो एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड में किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी कम होगी बच्चों? जिसको इजीली बनेगा उसमें एनर्जी में से कम देनी पड़ेगी। तो यहां पर आपके थर्ड वाले की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू सेकंड के बाद आपका फर्स्ट। ये तो हो गया हमारे किसका ऑर्डर बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा सबसे कम हमको थर्ड में लगेगी, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके पॉइंट वाली बात यह है कि जो फ्री रेडिकल जितना जल्दी बनेगा, जो फ्री रेडिकल आपका जितना जल्दी बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। थोड़ा सोच के देखो, जो फ्री रेडिकल जितना जल्दी बनेगा वो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा।
तो जो फ्री रेडिकल आपका जितना जल्दी बनेगा, स्टेबिलिटी, जो फ्री रेडिकल आपका जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी रिएक्ट करेगा। इसका मतलब कितना जल्दी फ्री रेडिकल बनेगा, दिस इज डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अगर किसी फ्री रेडिकल की बन रही है, मतलब कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट, देखो कोई भी रिएक्शन आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब यहां पर ये आपका क्या बच्चों रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, यहां पर ये आपका क्या बच्चों रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। जितना ज्यादा आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, तो यहां पर अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर देखो रिएक्टिविटी आपकी थर्ड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड के बाद आपका फर्स्ट। ये बात समझ में आई कैसे किया? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन मैंने कैसे निकाला, आप लोगों को समझ में आया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो 3-4 क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब यहां पर मैं 3-4 क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए कि कंसेप्ट में बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, कंसेप्ट पर फोकस करो। अब यहां पर आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में लिखता हूं आप लोगों के लिए CH3 CH2CH3 ये मैंने लिख दिया फर्स्ट, ये मैंने लिख दिया यहां सेकंड, और ये मैंने लिख दिया यहां थर्ड। ठीक है, ये 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इन सब में आपको रिएक्टिविटी भी बताना है, CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आपको बतानी है, और एज वेल एज आपको क्या बताना है बच्चों यहाँ पर, एज वेल एज आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, सेकंड ये हो गया। थर्ड बताना चाहूं मैं, थर्ड क्या होगा बच्चों यहाँ पर, थर्ड अगर मैं बोलना चाहूं तो थर्ड आपका यहां पर CH3, ये एक, यहां पर एक, यहां पर मैं ले लिया सेकंड। ठीक है, यहां पर मैं ले लिया सेकंड, थर्ड। अब इन तीनों में आपको बताना है। ठीक है, इन तीनों में आप लोग फ्री रेडिकल, इन तीनों में आप लोग रिएक्टिविटी आप लोगों को बतानी है। ठीक है, रिएक्टिविटी आप लोगों को बतानी है। अभी देखो जनरली आपको समझ में आ जाएगा यहां पर कितने डिग्री हैलाइड, यहां पर कितने डिग्री एल्केन है, फ्री रेडिकल है 1 डिग्री। यहां पर ये फ्री रेडिकल 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये आपका 3 डिग्री है। यहां पर ये वाला फ्री रेडिकल आपका 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए इसको 2 डिग्री। तो जनरली आपका क्या होता है बच्चों, जनरली आपका समझना, जनरली आपका क्या होता है बच्चों, यहां पर 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये बात समझ लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लो। अब यहां पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, H निकाल के थोड़ी देर H निकाल के ये वाला बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आए बेटा हमारे 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो आपका 1 डिग्री ही होगा ना, यहां पर आपका 1 डिग्री ही फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, यहां पर आपका 1 डिग्री ही फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। ये मैंने बना दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर 3 वापस से लिख लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या करूंगा बच्चों, फिर यहां सेकंड का लिखता हूं। देखो सेकंड में यहां पर मैंने 2 लिखा और यहां पर मैंने फ्री रेडिकल बनाया। अब देखो फ्री रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों आपके 1 हो गए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 1 हो गए, एक ही है ना, इसके बगल में एक ही sp3 हाइड्रोजन, वो एक ही sp3 कार्बन है, और एक ही sp3 कार्बन पर आपके कितने हाइड्रोजन है बेटा, आपके 1 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों आपके 1 हो गए। बात समझ में आ गई। अब बात को ध्यान से समझना कि यहां तक तो आपको आ गया, चलो ठीक है। अब ये वाला आपका कौन सा फ्री रेडिकल बनता बच्चों, ये वाला आपका कौन सा फ्री रेडिकल बनता बच्चों बताओ। ये वाला आपका बनता बच्चों आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल यहां बनता, यहां पर आपका क्या बनता 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता, यहां पर भी 1 डिग्री आपका फ्री रेडिकल बनता। बात क्लियर है। अब यहां बताओ, यहां पर मैंने फिर क्या निकाला बच्चों, H निकाला। H निकालने के बाद डॉट लाया, यहां पर कितने, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों 2 3 3 कितने होंगे 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और ये कितने डिग्री है बेटा, ये आपके 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। देखो थोड़ा ध्यान से
3 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहां से मैंने इसको हटाया, ठीक है, यहां से मैंने इसको हटाया, तो अब मुझे बताओ कि कौन सा फ्री रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा फ्री रेडिकल, कहां पर आपका फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थोड़ा सा सोच के बताओ, कहां पर आपका फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ आप लोग, कहां पर आपका फ्री रेडिकल जल्दी से स्टेबल होगा, खुद से एक बार सोल्व करो। तो यहां पर अगर मैं देखना चाहूंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कौन सी ज्यादा होगी बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 8 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, थर्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका कौन आ जाएगा बच्चों, सेकंड। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर है। नाउ अब मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर कि स्टेबिलिटी ऑर्डर तो मैंने निकाल लिया, अब मैं बोलूंगा कि यहाँ फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल कब बनेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, इस तरीके से आपका फ्री रेडिकल बनेगा। तो कौन सा CH बॉन्ड आपका, कौन सा आपका CH बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, कौन सा CH बॉन्ड आपका वीक होगा, थोड़ा सोचो, आपका ये वाला या ये वाला। देखो बच्चों, बॉन्ड टूटने के बाद अगर स्टेबल बन रहा है तो वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, लेकिन अगर बॉन्ड टूटने के बाद अगर कोई स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो क्या इजी टूटेगा, नहीं। थोड़ा समझो, बॉन्ड टूटने के बाद अगर कोई चीज स्टेबल बन रही है तो टूट सकती है ना, अगर बॉन्ड टूटने के बाद कोई चीज स्टेबल नहीं बन रही है तो क्या वो टूट सकती है, नहीं। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वही आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी उसी की ज्यादा होगी। तो यहां पर किसकी होगी बच्चों, यहां पर किसकी होगी बच्चों, यहां पर आपके कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सेकंड, तो सेकंड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, देन आफ्टर फर्स्ट, देन आफ्टर थर्ड। अब मैं बात कर रहा हूं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी की, जो जितना जल्दी फ्री रेडिकल बनाएगा उतना जल्दी रिएक्शन करेगा, तो जितना जल्दी फ्री रेडिकल बनाएगा उतना जल्दी रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, थर्ड की, थर्ड के बाद सेकंड की, सेकंड थर्ड के बाद फर्स्ट, थर्ड के बाद आपका क्या होगा बच्चों, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों बात क्लियर हुआ, ठीक है, कैसे हम लोगों ने रिएक्टिविटी निकाला। तो ये वाला आपका होमवर्क है, ये आप लोगों को कर लेना है, ये वाला आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क दिया है, इसको आप लोगों को खुद से एक बार डील करना है, फिर आपको डीपीपी में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। जहां तक आप लोगों ने काफी अच्छे से आप लोग कर लो, सारे मीनिंग, सबका मीनिंग समझो, ठीक है। तो ये तो था हमारा यहाँ पर फ्री रेडिकल के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में मैंने डिस्कस किया। ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कहां पर बच्चों, GOC में। तो अब इसको याद रख लेना। अब यहां पर आप लोग रिवाइज कर लो फिर से, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन को एक और बार रिवाइज कर लो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी एक और बार निकालना सीखो। फ्री रेडिकल आपका क्या होता है, sp2 हाइब्रिड होता है, वो भी मैंने बताया था, तो आप लोग निकालना सीख लो इसको, ठीक है। यहां तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम चलते रिएक्शन सेगमेंट पे। तो यहां पर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में आपकी 4 टाइप की रिएक्शन होती है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में आपकी कितने टाइप की रिएक्शन होती है, 4 टाइप की, 4 टाइप ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन अकर। 4 टाइप के हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होगा बच्चों आपका। सबसे पहला आपका कौन सा होगा बच्चों, यहां पर सबसे पहला आपका होगा इधर, यहां पर सबसे पहला आपका होगा बच्चों यहां पर 4 टाइप के आपके हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होंगे। सबसे पहला आपका कौन सा होगा, समझना बात, सबसे पहला आपका हेलोजिनेशन कौन सा होगा बच्चों, यहां पर 4 टाइप के होंगे, तो यहां पर एक और टाइप। सबसे पहला होगा बच्चों आपका फ्लोरीनेशन,
फ्लोरिनेशन, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, क्लोरीनेशन। दूसरा आपका क्या होगा बच्चों, क्लोरीनेशन। तीसरा आपका होगा ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। और फोर्थ आपका क्या होगा, आयोडीनेशन, ठीक है, आयोडीनेशन। अब मैं यहां पर दो टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पर सारे टर्म्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखो फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन मतलब फ्लोरिनेशन की मतलब यहां पर क्या होता है, फ्लोरीन आपका हाईली रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। so that's why reactions is highly explosive in nature, highly explosive in nature, highly explosive in nature, ठीक है। so that's why reactions is highly explosive in nature, hence we cannot proceed direct fluorination of alkane, alkane का मैं डायरेक्टली फ्लोरिनेशन नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, इसका रीजन क्या है बच्चों, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होगा, इसका मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा। तो ये रिएक्शन तो हम नहीं करा सकते, क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव होगा तो हमारा प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ हमको नुकसान भी तो होगा, हाईली एक्सप्लोसिव होगा तो, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन कैन बी डन इजिली, क्लोरीनेशन कैन बी डन इजिली, क्लोरीनेशन कैन बी डन इजिली, क्लोरीनेशन को हम इजिली करा सकते हैं, क्लोरीनेशन कैन बी डन इजिली, ठीक है। अब बाय द यहां पर क्लोरीनेशन हम इजिली करा सकते हैं, तो समझना क्लोरीनेशन कैसे कराएंगे। जैसे CH4 है, देखो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, CH4 की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई आप लोगों ने, तो यहां पर क्या बना होगा, H बना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। अब वापस से मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां पर क्या बनेगा, H बना होगा, तो यहां पर CH2Cl2 बन जाएगा। ये बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है। यहां पर फिर मैंने क्लोरीनेशन कराया, तो यहां पर क्या बनेगा, H बनेगा, तो यहां पर CHCl3 बनेगा। यहां पर फिर मैंने क्लोरीनेशन कराया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CCl4 यहां बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर करा सकते हैं क्लोरीनेशन। अब देखो क्लोरीनेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट आपके अकर हो रहे हैं बच्चों, ये मोनोक्लोरीनेटेड, ये डाइक्लोरीनेटेड, ये ट्राइक्लोरीनेटेड और ये टेट्राक्लोरीनेटेड। बाय क्लोरीनेशन we can obtain mono, di, ट्राई, टेट्राक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मैं ये ऑब्टेन कर सकता हूं इससे, ठीक है। इससे मैं ये ऑब्टेन कर सकता हूं, आप लोगों का समझना बात को ध्यान से, इससे मैं इतना तो ऑब्टेन कर ही सकता हूं बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है बच्चों, ब्रोमिनेशन एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन कांट बी डन इजिली। ब्रोमिनेशन को हम इजिली नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज द एंडोथर्मिक फिनोमिना, दिस इज द एंडोथर्मिक फिनोमिना, दिस इज द एंडोथर्मिक फिनोमिना, दिस इज द एंडोथर्मिक फिनोमिना एंड for bromination energy is required, एनर्जी आपकी क्या होती है बच्चों, यहां पर रिक्वायर्ड होती है। बात क्लियर है। अब यहां पर लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन के बारे में समझते हैं। आयोडीनेशन भी हम लोग इजिली नहीं करा सकते। आयोडीनेशन यहां पर iodination cannot be done easily, iodination
can't be done easily due to the highly reversible nature, due to the highly reversible nature। बात समझ में आई नहीं आई? अब देखो यहां पर समझना, जैसे मैंने RH में आयोडीन की रिएक्शन करवाई, जैसे मैंने RH में आयोडीनेशन करवाया, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगेगा, यहां से I इस पर जाएगा, ये H बाहर निकलेगा फ्री रेडिकल पाथवे से, ठीक है। जब ये बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगा, RI बनेगा और साथ में क्या बनेगा, HI। अब देखो HI क्या होता है, काफी अच्छा HI आपका क्या होता है बच्चों, काफी अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। HI काफी अच्छा आपका रिड्यूसिंग पावर रखता है, सॉरी HI आपका काफी ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग पावर रखता है। HI नहीं, एक्चुअली I-। HI के अंदर क्या होगा, I- होगा, जिसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। अब जब रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा होगी तो ये तुरंत जैसे ही बनेगा, ये तुरंत अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, फिर अपने आप को I2 में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये बैक साइड चला जाएगा। तो इसीलिए यहां पर रिएक्शन क्या होती है, हाईली रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड चली जाएगी, मतलब यहां पर I2 फिर I- से तुरंत आपका क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। I- से तुरंत आपका क्या बन जाएगा बच्चों, I2 बन जाएगा। I- से तुरंत आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर I2 बन जाएगा। तो यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कम होती है। देखो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती तो हमारा वो RI बनता, लेकिन RI बनेगा ही नहीं, हमारा आयोडीनेशन हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग पावर इतनी ज्यादा है कि ये रिएक्शन को पीछे भेज देता है। तो ये तो था हमारा यहाँ पर आयोडीनेशन के बारे में। ये मैंने चारों के बारे में बताया कि चारों हमको कैसे करने कैसे नहीं करने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और पॉइंट समझाता हूं, समझना। देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल मेथड होते हैं। फ्लोरिनेशन, देखो फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, आयोडीनेशन नहीं करा सकते, फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, आयोडीनेशन नहीं करा सकते। अब आपको माइंड में आएगा सर कांट बी डन इजीली, मतलब इजीली नहीं करा सकते लेकिन करवा तो सकते हैं, ठीक है। अब समझना यहाँ पर स्पेशल मेथड फॉर यूज फॉर फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड में। तो अभी आप लोग ध्यान रखो, आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन के लिए हम कुछ स्पेशल मेथड को पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा, मतलब फ्लोरिनेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। फ्लोरिनेशन, देखो फ्लोरिनेशन हम कैसे कराएंगे। फ्लोरिनेशन आपका इजीली नहीं हो सकता, हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा। ये भी आपका एंडोथर्मिक होता है, ये भी आपका क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ये भी आपका एंडोथर्मिक होता है। आयोडीनेशन भी आपका क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक होता है। तो हम इसको इजीली नहीं करा सकते। अब इजीली नहीं कराएंगे तो फ्लोरिनेशन कैसे कराएंगे। फ्लोरिनेशन इज डन बाय स्वार्ज रिएक्शन। अब देखो स्वार्ज रिएक्शन के थ्रू हम फ्लोरिनेशन को ऑब्टेन करेंगे। देखो जैसे अगर मेरे पास RCl है, अगर इसमें मैं किसी हैवी मेटल का फ्लोराइड डाल दूं, क्या डाल दूं, हैवी मेटल फ्लोराइड में डाल दिया SbF5, ठीक है। हैवी मेटल का फ्लोराइड अगर मैं डाल दिया तो यहां पर आपका RF बन जाएगा। मतलब हमारा काम क्या है, फ्लोरिनेशन हम क्यों करा रहे हैं, बेटा, फ्लोरिनेशन हम क्यों करा रहे हैं, यहां पर RX बनाने के लिए। फ्लोरिनेशन यहां पर हम क्या बना रहे हैं, RX बना रहे हैं। जब फ्लोरीन है तो हम क्या बनाएंगे, RF बनाएंगे। जब क्लोरीन है तो हम क्या बनाएंगे, RCl बनाना है। जब ब्रोमीन है तो RBr बनाना है। और यहां पर हमको क्या बनाना है, RI बनाना है, ठीक है। तो फ्लोरिनेशन हम इजीली नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या हैवी मेटल फ्लोराइड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हैवी मेटल फ्लोराइड्स की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हैवी मेटल फ्लोराइड्स के थ्रू हम क्या बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड। हैवी मेटल फ्लोराइड्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या बना सकते हैं बच्चों, अल्काइल फ्लोराइड।
ठीक है। अगला हम देखते हैं बच्चों, यहां पर हम आयोडीनेशन भी नहीं करा सकते। तो आयोडीनेशन कराने के लिए हमको कुछ स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो स्पेशल मेथड का नाम होगा बच्चों फिंकलस्टाइन रिएक्शन। क्या नाम होगा? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो आयोडीनेशन इज डन बाय द मीन ऑफ फिंकलस्टाइन रिएक्शन। कौन सा? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब बात समझना कैसे होगा। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में RCl होगा या Br होगा। इसकी रिएक्शन में NaI के साथ कराऊंगा एसीटोन के प्रेजेंस में, NaI की एसीटोन के प्रेजेंस में। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर Ri बन जाएगा, और यहाँ पर आपका NaCl या NaBr बन जाएगा। ठीक है, NaCl या NaBr बन जाएगा। अब बात समझना बच्चों, आयोडीनेशन कैसे करेंगे। देखो, आपने तो बोला सर आयोडीनेशन थोड़ी ना हुआ, आपने तो एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के आपने फ्लोरीन लगा दिया, आपने तो चीटिंग कर ली। ठीक है, चीटिंग नहीं है बच्चों ये। अब भाई मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब बात समझना, मैंने चीटिंग नहीं की। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्लोरीनेशन, एल्केन की रिएक्शन एल्केन का Cl2 के साथ करा के क्लोरीनेशन करा लेंगे। अब क्लोरीनेशन तो हो गया, तो मुझे क्या मिला? एल्काइल क्लोराइड बना। एल्काइल क्लोराइड का अगर मैंने हेवी मेटल के साथ करा दिया तो मेरा RF बन गया ना। इसी तरीके से अगर मैंने RCl बना लिया, ये दोनों बना सकता हूं, तो ये दोनों बनाने के बाद में जब इसमें NaI एसीटोन डाल दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा। तो ये तो था हमारा कुछ सर्टेन मेथड जिससे हम कर सकते हैं। लेकिन पहले मुझे इन दोनों को प्रोसीड कराने के लिए पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? RCl और RBr। तभी हम इन दोनों मेथड से फ्लोरीनेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम ये नहीं करा सकते। और आप लोग जानते हो कि ये दोनों हम करवा सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता डायरेक्टली, और ये भी आपका डायरेक्टली नहीं हो सकता। ये दोनों आपके हो सकते डायरेक्टली, ये दोनों आपके डायरेक्टली नहीं हो सकते। तो पहले क्यों ना हम इन दोनों को ऑब्टेन कर ले, देन आफ्टर हम इन दोनों रिएक्शन से RF को भी ऑब्टेन कर सकते हैं और RI को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। थोड़ा इस तरीके से आपको अप्रोच को सोचना है, थोड़ा इस तरीके से आप लोग इस अप्रोच को सोचो, काफी इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन और हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में यहां पर समझना है आपको। ठीक है, जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, अब हम समझते हैं क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चों यहां पर क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन में आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर क्लोरीन आपका जुड़ेगा किसके साथ बच्चों? एल्केन के साथ। क्लोरीन आपका किसके साथ जुड़ने वाला बच्चों? एल्केन के साथ आपका क्लोरीन आपका जुड़ने वाला है। तो जब आपका एल्केन के साथ अगर आपका क्लोरीन जुड़ेगा बच्चों, यहां पर जब आपका एल्केन के साथ जब आपका क्लोरीन जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ आपका नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर समझना कि क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का क्लोरीनेशन। अब देखो, एल्केन का क्लोरीनेशन हम कैसे कराएंगे, थोड़ा समझते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डाइक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखो यहां पर CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पर मैंने क्लोरीनेशन कराया HNO के प्रेजेंस में, तो आपका नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे? थोड़ा समझना, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने होंगे बच्चों? ये आपको बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? समझना बात को ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? थोड़ा समझना ध्यान से। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर हम क्या निकालेंगे इसके लिए? टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों? टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहां पर लिख लो, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तुम्हारा दिमाग स्टीरियो आइसोमर पे नहीं जाना चाहिए,
स्टीरियो आइसोमर पे तुम्हारा दिमाग नहीं जाना चाहिए, उसको हटा के। अब देखो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, टाइप ऑफ वो हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कितने टाइप के हाइड्रोजन है ये आपको पता लगाना है। तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों, इन दोनों का टाइप आपका सिमिलर है, क्योंकि बॉन्डिंग में अगर आपकी सिमिलर होगी तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी आपका सिमिलर होगा। ये फर्स्ट टाइप का है, ये भी आपका फर्स्ट टाइप का है, ये भी आपका सेकंड टाइप का है। तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग, यहाँ जा रहे तो CH3, यहाँ जा रहे तो CH2, यहाँ जा रहे तो CH2, यहाँ जा रहे तो CH3, तो ये भी आपका सेकंड टाइप का है। तो मतलब यहाँ पर टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2 है। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी कितने होंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी आपके कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी आपके कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर 2 होंगे। यहां तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। समझ में आया, काफी इजी है। अगला देख लेते हैं बच्चों, यहां पर अगला क्वेश्चन। अब यहां पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट निकालना है। थोड़ा सा अभी टफ लगेगा आपको, टफ जाएगा, हल्का सा लिटिल बिट आपका टफ जाएगा, लेकिन बाद में आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट निकालना सीखना है, ठीक है। तो HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर को एक्सक्लूड कर देंगे। हमको इसको हटा के बताना है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे, हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। बेटा बात ये है कि क्लोरीनेशन कराते टाइम जहां से हाइड्रोजन निकलेगा तब जाके Cl आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना पड़ रहा है। ये आपका पहले टाइप का है, ये भी आपका पहले ही टाइप का होगा, ये आपका सेकंड टाइप का होगा। बॉन्डिंग देखो CH3 CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या है CH CH3, तो ये आपका थर्ड टाइप का हो गया। और ये वाला आपका कौन सा हो गया, टाइप 4, ये वाला आपका फोर्थ टाइप का हो गया। तो टोटल कितने टाइप के यहाँ पर आपके हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ पर आपके 4 टाइप के हाइड्रोजन है। जब आपके 4 टाइप के हाइड्रोजन होंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी आपके 4 होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर, आपको इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। जल्दी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बताना है आपको टाइप ऑफ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। सबसे पहले ये सब आप लोग सीख जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अभी मैं स्टीरियो आइसोमर नहीं बोल रहा हूं, एक्सक्लूडिंग थोड़ा सा ध्यान से समझना, स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर, जब मैं स्टीरियो आइसोमर बोलूंगा तब आपको स्टीरियो आइसोमर के कंसेप्ट लगाने हैं, ठीक है। अब देखो स्टीरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो देखोगे तो ये एक अलग टाइप का है, ये हो गया टाइप 1। यहां पर देखो बॉन्डिंग का CH3 CH2 CH2, ये हो गया टाइप 2। यहां पर बॉन्डिंग देखो, यहां पर जा रहे तो CH CH2, ये हो गया टाइप 3, अलग टाइप। यहां पर जा रहे तो CH2 CH2, तो ये हो गया आपका टाइप। यहां पर जा रहे तो CH2 CH CH2 CH, वो आ रहा है आपका, जहां पर जा रहे तो CH2 CH2, जहां पर आपका होगा टाइप 4, अलग टाइप का होगा। ये वाला देखो, यहां जा रहे तो क्या होगा बच्चों, यहां जा रहे तो देखो, यहां जा रहे तो CH2, यहां जा रहे CH2, यहां जा रहे CH2, यहां जा रहे CH2, ये वाला आपका क्या होगा टाइप 5, अलग टाइप का हो गया। अब ये वाला देखेंगे तो यहां पर जा रहे तो CH2, यहां जा रहे तो CH, यहां जा रहे तो CH2, यहां पर भी देखो टाइप 4 में जरा
जहां जा रहे हो तो CH2, यहां जा रहे हो तो CH, यहां जा रहे हो तो बॉन्डिंग सिमिलर आ गई ना, तो ये आपका टाइप 4 के टाइप का होगा, ये भी आपका टाइप 3 के टाइप का होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपके कितने हुए, यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपके कितने हुए, टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपके कितने हुए बच्चों, 5 हुए। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी आपके कितने होंगे बच्चों, 5 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी आपके कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट भी आपके कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे बच्चों, यहाँ पर 5। तो सबसे पहले हमको टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालना आना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए बच्चों, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ठीक है, यहां पर मैंने किसकी बात की, एक को लगाया, यहां पर मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात की, यहां पर मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात की है। किसकी बात की है बच्चों, यहां पर मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात की है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड भी इसके अंदर आएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी इसके अंदर आएगा, बस वो आप लोगों को समझना है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड कैसे होगा, कहां होगा। तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइड्रोजन से ही आप डाई सब्स्टिट्यूटेड निकाल सकते हो। तो अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड के केस में होगा तो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में देता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन में देता हूं आप लोगों को यहां पर। तो आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ, यहां पर जितनी भी बात की मैंने एक क्लोरीन निकाली है, तो यहां पर लिख सकते हो मोनोक्लोरीनेटेड, 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 यहां पर भी लिख सकते हो मोनोक्लोरीनेटेड, ठीक है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहां पर डाइक्लोरीनेटेड। डाइक्लोरीनेटेड के केस में कितने, डाइक्लोरीनेटेड के केस में एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन हटेंगे बच्चों, 2 हटेंगे। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन हटने वाले बच्चों, आपके 2 हाइड्रोजन। तो देखो टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। यहां पर कितने टाइप के हाइड्रोजन है बच्चों, यहां पर आपके कितने टाइप का हाइड्रोजन है बच्चों, यहां पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन तो आपके कितने हैं बच्चों, यहां पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहां पर है आपके 4। लेकिन डाइक्लोरीनेटेड मतलब एक कार्बन पर दो क्लोरीन आना, एक कार्बन पर 2 क्लोरीन कहां आएंगे, एक यहां आएगा, ठीक है, एक यहां आएगा और एक आपका कहां आएगा, एक आपका यहां आएगा, ठीक है, एक आपका यहां आएगा, एक आपका यहां आएगा, एक आपका यहां आएगा। तो यहां पर डाइक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट के लिए यहां पर तो आपका दो नहीं है ना, यहां पर 2 आपका नहीं है, यहां पर आपका क्या 2 है, नहीं है। तो 2 नहीं है तो ये वाला आपका कंसीडर ही नहीं होगा ना, क्योंकि डाइक्लोरीनेटेड के लिए आपको ये वाला कंसीडर ही नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा कंसीडर, क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन ऐड करने के लिए एक ही कार्बन पर तो 2 हाइड्रोजन भी हटना चाहिए। तो जिसके पास हाइड्रोजन 2 से ज्यादा होंगे तब जब आपके डाइक्लोरीनेटेड बनेंगे। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे बच्चों, यहां पर होंगे टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, यहां पर हो जाएंगे आपके 1 2 3 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं यहां पर डाइक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा इसका, ठीक है। अब देखो यहां पर एक्चुअली क्या है कि यहां पर अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। यहां पर प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं बच्चों, डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन में होते हैं। प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपोजिशन, इन क्लोरीनेशन, इन ब्रोमिनेशन। प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट यहां पर इन क्लोरीनेशन and bromination, in chlorination and bromination, products are present in different percentage composition। प्रोडक्ट्स आपके डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन में बनेंगे। मतलब ऐसा है कि कोई आपका 54% बनेगा, कोई आपका 33 बनेगा, कोई आपका 2% बनेगा, कोई आपका 4% बनेगा।
एक कंपाउंड को देखो, अभी मैंने टाइप ऑफ हाइड्रोजन बताया तो उसमें कितने सारे क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बने, चाहे मोनो बने चाहे डाई बने, बहुत सारे बने थे ना। उसमें जरूरी थोड़ी ना है कि सारे 25 बन जाए, नहीं, कोई 33 बनेगा, कोई 49 बनेगा, इस तरीके से उसका परसेंटेज कंपोजिशन होगा। तो इन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंपोजिशन। दिस परसेंटेज composition of product this percentage composition of product is depend upon अभी क्या होगा थोड़ी देर में आपको अंदाजा लगेगा, थोड़ा सा अभी मैं पुराने कंसेप्ट से लेके भाग रहा हूं, ठीक है। डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट आपका कौन सा बच्चों, रिएक्टिविटी रेशियो। फर्स्ट आपका कौन सा बच्चों, रिएक्टिविटी रेशियो, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा बच्चों यहां पर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब देखो यहां पर एक होता है रिएक्टिविटी रेशियो, एक होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब देखो रिएक्टिविटी रेशियो तो आप लोगों को डिफाइन किया गया है कि 1 डिग्री पर कितनी उसकी रिएक्टिविटी होती है, कितने आपके 1 डिग्री की होती है, कितने आपके 2 डिग्री की होती है, कितने आपके 3 डिग्री की होती है, ये उसकी रिएक्टिविटी को बताता है। तो फॉर क्लोरीनेशन, यहां पर समझना, फॉर क्लोरीनेशन रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए आपका क्या होगा, 3 डिग्री के लिए शो ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इज 1:3.5:5। कहीं आपको 3.8 के टर्म में मिलेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको 3.8 के टर्म में मिलेगा। मतलब 1 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी रेशियो 1 है और 3 डिग्री के लिए कितना है बच्चों, 5 है। 3 डिग्री के लिए आपका कितना है बच्चों, 5 है रिएक्टिविटी रेशियो, इस बात को समझो। और फॉर ब्रोमिनेशन इट इज 1:81:1600। दिस इज द रिएक्टिविटी रेशियो फॉर ब्रोमिनेशन। ये भी आपका 3 डिग्री के लिए, ये 1 डिग्री के लिए, ये आपका 2 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए 2 डिग्री के लिए, ये आपका किसके लिए होगा बच्चों, 3 डिग्री के लिए। इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्टिविटी रेशियो निकाल सकते हैं फॉर क्लोरीनेशन एज वेल एज फॉर ब्रोमिनेशन। बात क्लियर है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है बच्चों, यहां पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका क्या होता है, देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर आप लोगों को निकालने के लिए आप लोगों को टाइप ऑफ हाइड्रोजन आने चाहिए, समझना यहां पर, समझना। फॉर एग्जांपल CH3 यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आपके मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, यहां पर आपके कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, उसके लिए मुझको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर ये कौन सा होगा, फर्स्ट टाइप का होगा, यहां पर ये आपका टाइप 2 का होगा, यहां पर ये भी आपका फर्स्ट टाइप का होगा। तो कितने टाइप का हाइड्रोजन है बच्चों, कितने टाइप का हाइड्रोजन है, फॉर मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर 2 टाइप के, तो टाइप 1 का जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइप 1 में कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 ये कितने हो गए, 6। तो इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होगा, 6 हो जाएगा। और टाइप 2 के लिए आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, टाइप 2 के लिए आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, टाइप 2 में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं बच्चों, आपके 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन से, या तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा, या तो एक क्लोरीन उसी कार्बन पर अटैच दूसरे हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से रिप्लेस होगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, टाइप 1 के लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा,
समझो टाइप 1 के लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, आपका यहां पर 6 हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं टाइप 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, टाइप 2 के लिए आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका टाइप 2 के लिए आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा 2। टाइप 2 के लिए आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। अब समझना प्रोबेबिलिटी फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है, वो चीजें आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चंस करोगे वैसे ही आपको समझ में आने लग जाएगी, जैसे ही क्वेश्चंस करोगे वैसे ही आप लोगों को समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर 6 होता है, टाइप 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब ये बताओ यहाँ पर कितने टाइप के, दिस इज द टाइप 1, दिस इज द टाइप 1, दिस इज अगेन टाइप 2, दिस इज अगेन टाइप 3, दिस इज अगेन टाइप 4। ये हो गया। अब बताओ टाइप 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होगा, टाइप 1 के लिए आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होगा बच्चों, टाइप 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका होगा बच्चों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपका कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6। टाइप 2 के लिए आपका कितना हो जाएगा बच्चों 1। टाइप 3 के लिए आपका कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। टाइप 4 के लिए आपका कितना होगा बच्चों यहाँ पर 3। तो ये तो था हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं निकाला, अभी तक हमने परसेंटेज कंपोजिशन के आजू बाजू नहीं पहुंचे, अभी तक हमने दो फैक्टर समझे, ठीक है, 2 फैक्टर समझे। अब देखो टाइप 1 आपका कौन से टाइप का है, टाइप 1 आपका कौन से टाइप का बच्चों, टाइप 1 आपका दोनों के दोनों 1 डिग्री है, ठीक है। टाइप 2 आपका कौन से टाइप का बच्चों, 2 डिग्री के टाइप का। टाइप 3 आपका कितने टाइप का बच्चों, टाइप 3 भी आपका कौन से टाइप का बच्चों, 2 कार्बन से अटैच है इसलिए ये भी आपका 2 डिग्री है। यहाँ पर आपका टाइप 4 किस टाइप का है, 1 डिग्री के टाइप का है, तो यहाँ पर 1 डिग्री। यहां तक आप लोग समझो कि टाइप 1 का डिग्री कितना होगा 1 डिग्री। टाइप 2 का डिग्री कितना होगा 1 2 3। टाइप 2 का डिग्री कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 3 होगा। और यहाँ पर टाइप 3 का डिग्री कितना होगा, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री होगा। टाइप 4 का आपका डिग्री कितना होगा 1 होगा तो ये 1 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना सीखना है। एक बार आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को डीपीपी में दूंगा, आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आज आपको डीपीपी में दूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आ जाए। प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालना, रिएक्टिविटी रेशियो का क्वेश्चन दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेक्चर देखने के तुरंत बाद आप लोग नोट्स को एक बार रीड करो, तो तुरंत बाद आप लोग डीपीपी सॉल्व क्या करो। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इतना आप लोग कोशिश करो, बार बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।